अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज़ अबाउट एंजाइम। एंजाइम में जो आपने सबसे पहला पॉइंट याद रखना है वो ये है कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, कोई भी एंजाइम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन ना हो, बल्कि वो फाइब्रस हो या किसी और नेचर का हो। तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इसका जो स्ट्रक्चर है वो टर्शरी भी हो सकता है और क्वाटरनरी भी हो सकता है। दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन विच मे बी टर्शरी और मे बी क्वाटरनरी एक्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि हम इस बात पे तो बिलीव रखते हैं कि दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस भी है। एक्सेप्शनल केस इज राइबोजाइम। राइबोजाइम्स वो एंजाइम्स हैं विच आर नॉट ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दे आर एक्चुअली RNA which behaves like enzyme, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है वो इंतहाई कम है। सो वी बिलीव दैट कि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, हम मेजॉरिटी के बेस पे बात करते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अब आपके जो कोर्स में इंक्लूड है दैट इज़ अबाउट एंजाइम स्ट्रक्चर एंड दैट इज़ अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। बाकी जो इनहिबिटर्स वगैरह हैं वो भी इंक्लूड है, लेकिन कोफैक्टर्स और उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो इंक्लूड नहीं है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। पहले हम एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप याद रखें कि लेट सपोज आपके पास एक मोटरसाइकिल है और आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मोटरसाइकिल कभी भी स्टार्ट नहीं होगा आपके एक्सीलेटर से आप ऑलरेडी स्टार्ट मोटरसाइकिल को तेज़ कर सकते हैं, उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, यानी उसका जो रेट है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं एक्सीलेटर देने से, लेकिन आप उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्टिंग के लिए आपको किक लगाना पड़ेगा और एक्सेलरेट करने के लिए, स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए आपको ज़रूरत है फिर एक्सीलेटर की। यहाँ पर भी हम वही बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के माइंड में है वो ये समझते हैं कि एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करा सकता है। आपने याद रखना है कि एंजाइम कैन नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम कैन नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। ऑलरेडी स्टार्टेड रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑलरेडी स्टार्टेड रिएक्शन। एक रिएक्शन है जो पहले से स्टार्ट है, ऑलरेडी वो रिएक्शन चल रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेते हैं कि एंजाइम के ऐड करने से उसकी जो स्पीड है, उसका जो रेट है और पर मिनट जो कन्वर्जन है इनटू प्रोडक्ट वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्रोडक्ट, तो इसका जो पर सेकंड या पर मिनट टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। दिस इज़ कॉल्ड the first character of the enzyme, which means that it can speed up the chemical reaction. अब next character क्या है? This was about the first character. Second character is related to the energy. आप लिखेंगे कि enzyme decrease the activation energy. Enzyme decrease the एक्टिवेशन एनर्जी जो है दैट इज़ द मिनिमम
एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, और उसका प्रोडक्ट है सी, एंड इट नीड्स 100 किलो जूल एनर्जी। जब हम इसी रिएक्शन को करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अब हम शो कर लेते हैं कि ये जो हमने ट्राइंगल ड्रा किया है, दिस ट्राइंगल इज़ एक्चुअली एन एंजाइम, और इस एंजाइम की प्रेजेंस से ये ए और बी आपस में मिलेंगे। यहाँ पे इसको लग रहा था 1 आवर 10 आवर्स, अब यहाँ पे इसको चाहिए 10 किलो जूल और इसको चाहिए 1 आवर। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने टाइम भी इंक्रीज़ कर दिया है, सॉरी स्पीड भी इंक्रीज़ कर दिया है, और लिस्ट टाइम में वो पूरा का पूरा रिएक्शन परफॉर्म हो गया है। और सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि लो एनर्जी में ये रिएक्शन एंड तक भी पहुंचा है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, हाउ एंजाइम रिकॉग्नाइज दी सबस्ट्रेट। तो आप याद रखेंगे कि हमारे पास एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से थर्ड कैरेक्टर जो है वो ये है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम स्पेसिफिसिटी, the third function is enzyme specificity. Third character is enzyme specificity. Now what do you mean specificity? एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि लाखों एंजाइम्स होंगी और लाखों सबस्ट्रेट्स होंगी, बट ईच एंजाइम कैन बी फिट ओनली इन इट्स ओन सबस्ट्रेट। एक एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकता, कोई भी एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट में फिट नहीं होता, ठीक है। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। सिर्फ सबस्ट्रेट ज़रूरी नहीं है, मे बी स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन, किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए भी कोई एंजाइम स्पेसिफिक हो सकता है, मे बी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ इसका रिलेशन हो, बट मेजॉरिटी केसेस में हम इसको सबस्ट्रेट के साथ ही लिंक करते हैं कि कोई भी एंजाइम जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकती, उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एंजाइम को ड्रा करता हूँ, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, लेट्स सपोज दिस इज एंजाइम। यहाँ पे मेरे पास सबस्ट्रेट 1, दिस इज सबस्ट्रेट 2 एंड दिस इज सबस्ट्रेट 3। तो आपके ख्याल में कौन सा एंजाइम जो है वो किस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा? आप देख रहे हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट 1 इज नॉट फिट टू द एंजाइम स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज आल्सो अनफिट। तो यहाँ पे फिट कौन है? यहाँ पे जो फिट है वो सबस्ट्रेट नंबर 2 है, आप इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अब ये जो एरिया है जहाँ से एंजाइम स्पेसिफिसिटी बनती है, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। तो आप याद रखें कि एंजाइम हैज़ एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट गेट्स अटैच्ड। आप लिखेंगे कि एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज बिकॉज ऑफ एक्टिव साइट, बिकॉज ऑफ एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट किसी एंजाइम में एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एक्टिव साइट में 3 to 12 अमाइनो एसिड्स। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता, 3 to 12 अमाइनो एसिड का बना होता है, और 3 to 12 अमाइनो एसिड के इस अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनी है। जिस तरह हमने यहाँ पे ये शेप बनाया है, किसी एंजाइम का शेप इससे चेंज भी हो सकता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंजाइम है और उसका जो एक्टिव साइट है वो कुछ यूँ है। अब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के लिए नहीं है, इसके लिए कोई और सबस्ट्रेट होगा। किसी एंजाइम का शेप जो है वो कुछ यूँ भी हो सकता है। ये उसका एक्टिव साइट है जिसके लिए सबस्ट्रेट ए जो है वो फिट है। सिमिलरली वी हैव many types of substrates and too many types of active site। जिसका एक्टिव साइट जिस सबस्ट्रेट के साथ सेम होगा, सिमिलर होगा शेप में, उनकी अटैचमेंट होगी। यहाँ पे एक एमसीक्यू याद रखें कि वन एंजाइम may have more than one substrate। one enzyme may have more than one एक्टिव साइट। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक एंजाइम में एक ही एक्टिव साइट हो। एक्टिव साइट एक से ज़्यादा भी हो सकती है। वन एंजाइम में हैव मैनी एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट ही की बात को आगे लेके जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक्टिव साइट को हम दो में डिवाइड करते हैं। एक्टिव साइट हैज़ टू रीजन्स। तो आप देखेंगे कि हम अब क्लासीफाई कर रहे हैं एक्टिव साइट को। एक्टिव साइट में जो एक रीजन होता है उसको हम बाइंडिंग रीजन कहते हैं या बाइंडिंग साइट कहते हैं, और दूसरे को कैटालिटिक साइट। वन इज बाइंडिंग साइट, द सेकेंड इज कैटालिटिक। ये वो साइट है जिसके थ्रू ये अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ, अटैच टू सबस्ट्रेट। अब बॉन्डिंग क्या होगी? बॉन्डिंग में बड़ी कन्फ्यूजन है, कुछ मुख्तलिफ बुक्स ने मुख्तलिफ लिखा है। याद रखें कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंजाइम सबस्ट्रेट में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता। अगर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो फिर एंजाइम प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगा। Here is हाइड्रोजन बॉन्ड। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो एक बाइंडिंग साइट है। एंजाइम का दूसरा साइट भी है और उसको हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। द सेकेंड साइट इज कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट का फंक्शन है कि ये क्या करती है? कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये किसी भी रिएक्टेंट को किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी एंजाइम में एक से ज़्यादा एक्टिव साइट हो सकते हैं और एक्टिव साइट में दो फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, दो रीजन्स होते हैं। एक रीजन को हम बाइंडिंग साइट और दूसरे रीजन को हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। बाइंडिंग साइट के थ्रू ये अटैचमेंट करता है विद दी सबस्ट्रेट। कैटालिटिक साइट से वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर लेता है इनटू प्रोडक्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है एंजाइम की? एंजाइम कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होता। एंजाइम never uses, enzyme never uses in reaction। किसी भी रिएक्शन में एंजाइम कभी यूज़ नहीं होता। अब यूज़ नहीं होता का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ना रिएक्टेंट का पार्ट बनता है और ना ये प्रोडक्ट का पार्ट बनता है। द अमाउंट ऑफ एंजाइम रिमेन सेम बिफोर द रिएक्शन एंड रिमेन सेम आफ्टर द रिएक्शन। इसका ये मतलब है कि एंजाइम का रोल तो है लेकिन वो बाय मास उसका पार्ट नहीं बनता, वो बाय मास सबस्ट्रेट का पार्ट नहीं बनता, वो बाय मास प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता। दिस इज कॉल्ड द एंजाइम नेवर यूज इन द केमिकल रिएक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम करता क्या है? एंजाइम
आइडियल कर लेता है कंडीशंस फॉर द रिएक्शन. इट मेक्स द कंडीशंस आइडियल. इट मेक्स द कंडीशन आइडियल फॉर अ रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन के लिए जो आइडियल कंडीशंस होती हैं वो आइडियल कंडीशन एंजाइम बना लेता है किसी भी रिएक्शन के लिए, और उस वजह से केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है. एक और बात भी याद रखें, फिजिकल चेंज पॉसिबल है एंजाइम में, लेकिन एंजाइम में कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा. बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम सेम रहेगा. नो केमिकल चेंज इन एंजाइम. एंजाइम जब कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा तो कैटालिटिक एक्टिविटी के वक्त जब उसका रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो याद रखें एंजाइम जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में मिलेगी. हाँ, फिज़िकल चेंज पॉसिबल है. फिज़िकल चेंज पॉसिबल है, लेकिन इसमें कोई केमिकल चेंज पॉसिबल नहीं है. कोई केमिकल चेंज पॉसिबल नहीं है. जिस तरह हर शख्स के कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, इस तरह एंजाइम के कुछ दोस्त हैं जिनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं, बट दे आर नॉट इन योर कोर्स. और इसके कुछ दुश्मन हैं जिसको हम इनहिबिटर्स कहते हैं, तो वो आपके कोर्स में हैं. लेकिन उससे पहले एंजाइम की स्पेसिफिसिटी पे दो किस्म की थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज डिस्कस करते हैं. एक थ्योरी को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल. लॉक एंड की मॉडल जिसको एम.एल. फिशर ने प्रपोज किया था 1894 को. ठीक है जी, मैं आपको याद कराता हूँ कि ये फिशर साहब ने, एम.एल. फिशर ने प्रपोज किया था. द मॉडल इज लॉक एंड की मॉडल. और दूसरा मॉडल जो है वो है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस. तो पहले हम डिस्कस करते हैं लॉक एंड की मॉडल को. लॉक एंड की मॉडल में हम कहते हैं जिसको, अच्छा ये भी लिखें कि इसको रिप्रेजेंट किया था किसने, इट वाज प्रेजेंटेड बाय एम.एल. फिशर. एंड द डेट वाज 1894. फिशर साहब फरमाते हैं कि एंजाइम इज जस्ट लाइक की, और सबस्ट्रेट जो है वो लॉक है. सबस्ट्रेट इज लॉक. जिस तरह वो कहते हैं कि दुनिया में हज़ारों की हैं, लाखों कीज़ हैं, लाखों करोड़ों लाख हैं, लेकिन हर लाख के लिए अपनी की हैं, और एक की एक ही लाख में फिट है, और एक लाख एक ही की से ओपन होता है. इसी तरह बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, बॉडी में जितने भी सबस्ट्रेट हैं, वो की और लॉक मैकेनिज्म से एक दूसरे को पहचानते हैं. और इस वजह से गलत की किसी गलत सबस्ट्रेट, इस तरह गलत की किसी गलत लॉक में नहीं जा सकती, नहीं ओपन कर सकता. इसी तरह कोई बाय मिस्टेक कोई एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अटैचमेंट ही नहीं हो सकती. और अटैचमेंट के लिए दोनों का जो स्ट्रक्चर है, एक्टिव साइट है, उनका सेम होना ज़रूरी है. यहाँ पे मेन जो फोकस है वो ये है कि जो लॉक एंड की मॉडल है वो बिलीव करती है इन दी रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंजेबल नहीं है. एंजाइम का स्ट्रक्चर हमेशा हमेशा फिक्स रहता है, और वो जिस तरह किसी भी लॉक और की में जब हम की देते हैं तो की का शेप चेंज नहीं होता, लॉक का शेप चेंज हो जाता है. और की जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉक खुद को चेंज नहीं करती. उसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है, वो फिक्स है, वो बिल्कुल सेम चीज़ का नाम है.
एक और थ्योरी है जो कि इसके साथ थोड़ी सी एग्री नहीं करता, वो है कोशलैंड साहब, और उसके थ्योरी का नाम है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस? ये कोशलैंड साहब की थ्योरी है। कोशलैंड ने ये थ्योरी आपको प्रेजेंट की थी 1959 को। वो फरमाते हैं कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल 100% रिजिड नहीं है। एक्टिव साइट इज नेगोशिएबल, एक्टिव साइट इज वेरिएबल इन वेरी नैरो रेंज, इन वेरी नैरो रेंज। वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते ही एक दूसरे के साथ फिट आ जाए। नहीं, जिस तरह आप ये मार्कर देख रहे हैं, ये इसके एक्टिव साइट्स हैं और ये इसके साथ मिल रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि ये खुद मिले, हमें थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा, या बाज़ औक़ात हमें इसका शेप शायद चेंज करना पड़े, या आप इसकी शेप देख लें, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये एडजस्ट होगा। वो भी फरमाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट पहले ही मुलाकात में एक दूसरे में फ़िट आ जाएं। बाज़ औक़ात एंजाइम फ़िट होने के लिए थोड़ा बहुत ख़ुद को चेंज कर लेता है, थोड़ा बहुत ख़ुद को चेंज कर लेता है। जिस तरह मैं एक मोबाइल में चार्जर दे रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ये फिट हो, बाज़ औक़ात हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ता है, और एडजस्ट करने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। सिमिलरली जब आप ग्लव्स यूज़ करते हैं, दस्ताने पहनते हैं, तो हाथ में एकदम से दस्ताना नहीं जाता, हम हाथ के शेप को चेंज कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, फिर जाके वो फिट हो जाते हैं। या जिस तरह हम जूता पहनते हैं, तो एक ही दम से वो जूता हमारे पाँव में नहीं जाता, हम क्या कर लेते हैं कि उसको पाँव में फिट कर लेते हैं। या कपड़े पहनते वक्त जब हम कपड़े पहनते हैं तो फिर फिटनेस बाद में चेक करते हैं, ज़रूरी है कि कपड़े पहनते ही फिट हों। इस तरह कोशलैंड साहब फरमाते हैं कि एंजाइम कैन बी चेंज्ड, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, फिर तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, इतना चेंज नहीं आता कि वो लिपिड के बजाय प्रोटीन पे एक्ट करे और प्रोटीन के बजाय कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करे। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन वो कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बिलीव करते हैं इन दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट फॉर फिटनेस। वो फरमाते हैं कि फिट होने के लिए एंजाइम अपने एक्टिव साइट को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वेरी डियर आइसोमर्स किसी कंपाउंड के, वो एक ही एंजाइम के सबस्ट्रेट हो सकते हैं। सिमिलर कंपाउंड्स इन आइसोमर्स कैन बी द सबस्ट्रेट ऑफ अ सिमिलर एंजाइम। सिमिलर सबस्ट्रेट्स having same shape can be the target of same enzyme, target of same enzyme। तो किसी भी एंजाइम में एक ही टाइप के, एक ही शेप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आ सकते हैं, अगर उनकी शेप में 99% से ज़्यादा सिमिलरिटी हो। फ़िलहाल ये दोनों थ्योरीज़ हैं, हाइपोथेसिस हैं, जो एक जो है वो रिजिडिटी पे बिलीव करती है और दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि इनमें डिफरेंस ये है कि एक रिजिड स्ट्रक्चर और रिजिडिटी पे बिलीव करती है, द सेकेंड वन बिलीव ऑन दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एक्टिव साइट। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात ज़्यादा मानने की है, लेकिन उसमें मसला ये है कि फिर
मसला क्रिएट होता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम का। थर्ड, हम एंजाइम के ऊपर फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। जिस तरह देख लें, जब मौसम अच्छा होता है तो आप लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप लोग भी ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। ये एक फैक्टर है जो आपकी एक्टिविटी को मुतासिर कर रहा है। इसी तरह एंजाइम के लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स अगर ठीक हैं, नॉर्मल हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी ठीक ठाक है और नॉर्मल है। तो हमारे पास जो इंक्लूड टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करते हैं। उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टेम्परेचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो हर एंजाइम के लिए ऑप्टिमम होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 37। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सी। जब हम 37 की तरफ जाएंगे फ्रॉम 0 to 37, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर हम 37 को क्रॉस कर लेंगे और 38, 39, 40 की तरफ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो आप याद रखेंगे कि लेट्स सपोज दिस इज 37 एंड वी आर मूविंग फ्रॉम 0। तो 0 से जब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स 37, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, बट आफ्टर 37 इट विल डिक्रीज। और याद रखें 45 डिग्री पे एंजाइम पूरी तरह डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम डीनेचर्स। एंजाइम का जो 3D स्ट्रक्चर है वो सारा 3D स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। एंजाइम का जो 3D स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। 3D स्ट्रक्चर डैमेजेस। एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड्स बने थे वो सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे और एंजाइम का शेप जो है वो शेप नहीं रहेगा। जब एंजाइम का शेप चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाएगा और फिर वो एंजाइम उस रिएक्शन के लिए अनफिट होगी। आपने याद रखना है कि 10 डिग्री सी चेंज रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करती है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी, इस दौरान रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। फिर 10 डिग्री सी से 20 डिग्री सी रेट ऑफ रिएक्शन फिर डबल हो जाएगा। 20 से 30 तक रेट ऑफ रिएक्शन फिर डबल हो जाएगा। 37 तक इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन 37 के बाद रिएक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट कर लेगा और फिर फर्दर ये मूव नहीं करेगा। दिस इज अप टू ऑप्टिमम विच इज इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी 37। एक और फैक्टर भी है और उसको हम पीएच कहते हैं। यू नो बेटर, पीएच एसिडिटी और बेसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। पीएच एसिड और बेस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ पीएच हर एंजाइम के लिए डिफरेंट होती है। दिस इज स्पेसिफिक फॉर एवरी एंजाइम। बॉडी के सारे एंजाइम पे इनका इफेक्ट सेम नहीं होता। इनका इफेक्ट हर एंजाइम के लिए अलग अलग है। टेम्परेचर का इफेक्ट पूरी बॉडी के एंजाइम के लिए सेम है। जब हम 37 को अप्रोच करेंगे तो बॉडी के सारे एंजाइम खुश होंगे
जब हम 37 से दूर जाएंगे तो बॉडी के सारे एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। लेकिन पीएच का इफ़ेक्ट इन सब के ऊपर सेम नहीं है। पीएच का इफ़ेक्ट हर एक के लिए अलग अलग है। इसका जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं वो ग्राफ हम कुछ यूँ ड्रा करते हैं। किसी एंजाइम के लिए 1 ऑप्टिमम होगा, किसी एंजाइम के लिए 3 ऑप्टिमम होगा, किसी एंजाइम के लिए 7 ऑप्टिमम होगा। अगर हम 7 से इस तरफ जाएंगे तो भी डिक्रीज, 7 से इंक्रीज होंगे तो भी डिक्रीज। ये एंजाइम आप उठाएंगे यहाँ लेकर आएंगे, फंक्शन नहीं करेगा। ये एंजाइम यहाँ फंक्शन नहीं करेगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पेप्सिन जो है वो फंक्शन करती है इन एसिडिक मीडियम, वो बेसिक मीडियम में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। सिमिलरली कोई भी वो एंजाइम जो बेसिक मीडियम में फंक्शन करती है वो एसिडिक मीडियम में फंक्शन नहीं कर सकता। दिस इज़ द ओनली फैक्टर विच इज़ स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम। द नेक्स्ट इज एंजाइम concentration. Next factor is enzyme concentration. देखें, अगर आपके हाथ में, चलिए फर्ज करते हैं आपके घर में या क्लास में 10 चेयर्स हैं और आप 2 बंदे हैं। यू हैव 10 चेयर्स और आप 2 बंदे हो। आप उन चेयर्स को उठा रहे हो। मैं एक बंदा आपको ज़्यादा करके देता हूँ, 3 हो गए तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। 4 हो गई, एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। 5 हो गए, एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जितना मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन जब आप लोग 10 से ज़्यादा हो जाएंगे, चेयर तो 10 हैं, अब फर्दर लोगों को इंक्रीज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब उठाने के लिए चेयर ही नहीं है, तो वो क्या उठाएगा। तो आप याद रखें कि एज अ होल तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, लेकिन फिर भी एक सर्टेन लिमिट तक, उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद लोगों को इंक्रीज करने से काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसका ग्राफ यू ड्रा करते हैं और आखिर में उसको स्ट्रेट कर लेते हैं। अब ये वो जगह है जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट की तादाद सेम हो गई है। अब उसके बाद आप जितने भी एंजाइम के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे उसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सेम इफेक्ट। क्या मतलब है सेम इफेक्ट? इसका भी वही इफेक्ट है, जितना आप सबस्ट्रेट डालेंगे तो वो एंजाइम को मिलेगा, एंजाइम जल्दी जल्दी उनको कन्वर्ट करेगा। लेकिन एक वक्त आएगा कि सारे एंजाइम सैचुरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ रिएक्शन बट टिल दी सैचुरेशन। जब सैचुरेशन हो जाएगी, सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप जितने भी सबस्ट्रेट डालेंगे, एंजाइम अब बिजी है, उनके एक्टिव साइट सारे बंद हैं, तो वो फर्दर मूव नहीं कर सकता। इसका ग्राफ भी हम ऐसे ही डिज़ाइन करेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज
देन स्लो एंड स्लोली वो स्लो कर लेगा और आखिर में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, दिस इज सैचुरेशन पॉइंट, दिस इज सैचुरेशन पॉइंट। इसके बाद फर्दर सबस्ट्रेट डालने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है एंजाइम के ओवरऑल रिएक्शन को। डियर स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को पाजेस के साथ सुने, बार बार सुने, फिर भी अगर कोई इशू है तो इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। इस चैप्टर में आपको 2 ही टॉपिक रह गए हैं, वन इज़ एंजाइम इनहिबिशन एंड द अदर इज़ फीडबैक इनहिबिशन। ये दोनों इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।